हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो सेशन है जिसमें हम लखनऊ पैक्ट के बारे में देखेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको लास्ट क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में फर्स्ट वर्ल्ड वार को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, उसमें सारी जानकारियाँ दी। तो अब सिचुएशन क्या था कि यहाँ पे हम लोग आके फंसे हुए थे कि लखनऊ पैक्ट पे आके हम लोग फंसे हुए थे। यहाँ हमें पढ़ना था कि आखिर लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में, उसके बारे में जो है हमें सारी जानकारी आज के सेशन में लेना है। और मैं बता दूं कि ये लखनऊ पैक्ट आधुनिक भारत का इतिहास जो है आप सब जानते हैं कि जनरल कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके साथ साथ अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं और ये हिस्ट्री वाले के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल साइंस के जो फाइनल ईयर में है उन सब के लिए लखनऊ पैक्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट एक्चुअली में क्या है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दो दल में बट गए थे। जब ऐसा हुआ था कि कांग्रेस जो है ये दो दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। इसमें गरम दल वालों का ये कहना था कि उन्हें ऐसा लगता था कि हमें स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब क्या होगा कि जब हम बहुत ही मतलब आंदोलन का रूप लेकर और ब्रिटिश से क्या करेंगे, लड़ेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब किसी ऐसे लॉन्ग टर्म वाले बात में आ जाते हैं, जब किसी पावर से हमें लड़ना होता है ना, तो ज़रूरी होती है सिर्फ बल काम नहीं देगा। अगर आपके पास सफिशिएंट बल है तभी आप एक बल वाले लोग से लड़ सकते हैं। एक कहते हैं ना, एक शासन व्यवस्था से आप लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप अकेला इसको नहीं जिता सकते हैं तो आप उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो पाइएगा, और लड़ भी लीजिएगा तो आप जीत नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे गरम दल वालों का जो है ना आंदोलन नीति जो है उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं रहता है कंपेयर टू नरम दल। नरम दल जो है ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम करता है, अपनी बातों को जो है एक नॉर्मल जो है गवर्नमेंट को बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से पत्रों के थ्रू, इन सब के थ्रू जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उन्हें अपनी डिमांड को बताया जाता है। हालांकि अगर इन दोनों का अगर ये दोनों जो है आपस में एक नहीं होते तो मतलब ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि हमें जो है स्वतंत्रता मिल पाती। तो दोनों का एक होना ही हमारे लिए क्या था कि बहुत ही बेहतरीन जो है रिजल्ट लेकर आया। तो इसमें गरम दल नरम दल के जो मध्य समझौता हुआ लखनऊ पैक्ट में, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट समझौता क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ। मुस्लिम लीग, अभी तक मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास में जो भी मुस्लिम लीग थे वो क्या थे, एक कॉपरेट कर रहे थे, ठीक है, कॉपरेट वर्क के साथ काम कर रहे थे। लेकिन ये मुस्लिम लीग जो है वो ऐसा तब तक कोई ये कहते हैं ना कि ऐसा कोई बात ही नहीं आया था जहाँ पे पाकिस्तान डिवीज़न को लेकर अभी तक कोई बात हुआ हो। मोहम्मद जिन्ना इसमें जो है पूरी तरह से मुस्लिम लीग को ज्वाइन करके कोऑर्डिनेट कर रहे थे और कांग्रेस के साथ वो भी समझौता करने के लिए तैयार थे। क्यों तैयार थे, मैं एक बार फिर से लास्ट क्लास की बात को फटाफट बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई हिंदू और मुसलमान, उन्होंने दोनों से ही एक वादे करवाए थे। जैसे कि हिंदू लोग कहा था, हिंदू लोग की थी कि हम अपना स्वशासन चाहते हैं, और तो ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप मेरी मदद करो तब हम आपको आपकी स्वशासन दे देंगे। और दूसरी ओर मुस्लिम लीग जो था इसने क्या कहा, जैसे तुर्की में जो खलीफा थे, मतलब मुस्लिम संप्रदाय के जो खलीफा हैं उनको धर्म गुरु माना जाता है, उनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट है मुस्लिम के लिए। हालांकि देखिए रिस्पेक्ट, कोई भी गुरु हैं, खलीफा हैं तो कम्युनिटी अलग चीज़ है, अगर वो गुरु हैं तो इज्जत सभी लोगों को करना चाहिए। ये दैट डजंट कीप मैटर वो मुस्लिम है हिंदू है, वो गुरु हैं तो किस सब के लिए गुरु है, बस हमें ये सोच के चलना चाहिए। और जिस दिन हम इस सोच पे आ गए उस दिन हमारे देश में ना हिंदू मुसलमान में कभी लड़ाई नहीं होगी, हम सब बराबर हैं। ये बात हमें बिल्कुल भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो वो खलीफा को लेकर, जैसे तुर्की और क्या था, तुर्की धुरी राष्ट्र में था और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, इंडिया था। तो ब्रिटेन वाले जो है मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से कह रहे थे, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय एक असमंजस में फंस गया था क्योंकि वो तुर्की से लड़ने जा रहा था और तुर्की में जो है मुस्लिम संप्रदाय के सबसे मतलब धर्मगुरु खलीफा रह रहे थे। तो उसने एक शर्त रखवाई थी ब्रिटिश से कि ठीक है हम आपका साथ देंगे इस युद्ध में, लेकिन आप हमें शर्त करिए कि जो अगर तुर्की हार जाता है, जिसे इंग्लिश में टर्की भी बोलते हैं, अगर वो देश हार जाता है तो आप वहाँ के धर्मगुरु यानी कि उनके खलीफा पे किसी भी तरह का जो है कोई भी आंदोलन नहीं चलाएंगे, किसी भी तरह का जो संधि उनसे नहीं करेंगे, धर्मगुरु को इस प्रभाव से वंचित रखेंगे।
तो ब्रिटिश पहले उनको जो है उनकी शर्त को स्वीकार लेता है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, ब्रिटिश जीत जाता है, ना तो वो हिंदू संप्रदाय यानी कि जो कांग्रेस वाले हैं ना तो उनकी बात को मानता है और ना ही मुस्लिम लीग के किसी बात को सुनता है, और तुर्की पे जो है सिब्र नाम की संधि जो है थोप देता है। तो इससे मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय को ये बात समझ में आ जाती है इंडिया में क्या चीज़ की ज़रूरत है, कि दोनों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। यूनिटी बनाकर अगर जब तक हम ब्रिटिश का क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे तब तक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि किसी तरह से भी यहाँ पे आज़ादी ले पाना ये बहुत एक डिफ़िकल्ट और मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, देखिए अब हम आगे कुछ जानकारियाँ आपको दे दें कि लखनऊ में ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के लखनऊ अगर हम अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये प्रीलिम्स वगैरह में पूछ देता है ये क्वेश्चन, और एसएससी वगैरह में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट के ये अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। अब कहता है मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष, अब ये कांग्रेस की तरफ से थे और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। इनका भी बहुत अच्छा रोल रहा है। ये भी एक तरह से चाहते थे कि क्यों ना हम कांग्रेस के साथ मिलेंगे और कांग्रेस के साथ मिलकर क्या करें। इनका स्टार्टिंग में ये कहना भी था कि भाई जब देश एक है तो हम अलग अलग ग्रुप क्यों है, मतलब मुस्लिम लीग अलग, कांग्रेस अलग है, हम एक ही मंच पर क्यों नहीं आते हैं। इस तरह का इनका पहले मोटिवेशन था। ये कभी नहीं चाहते थे स्टार्टिंग में कि देश का विभाजन हो, लेकिन आगे जाकर पाकिस्तान के विभाजन में अगर सबसे बड़ा किसी का रोल रहा है तो वो मोहम्मद जिन्ना का ही रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। कहता है गरम दल और नरम दल के मध्य जो समझौता के कारण क्या क्या थे, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। आखिर क्यों ये समझौता पे आ उतरे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ, ये नरम दल के जो प्रमुख नेता थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, और वहीं दूसरे जो सबसे प्रमुख नेता थे ये फिरोज शाह मेहता थे। और इन दोनों की मृत्यु कब हो गई थी, 1950 में मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। जो क्या कर रहे थे, नरम दल को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इसमें सबसे प्रमुख नेता थे। वहीं अगर हम गरम दल की बात करें तो 1908 में विपिन चंद्र पाल ने सन्यासी ले लिया। इन सब चीज़ों से क्या किया, विपिन चंद्र पाल क्या कर लिए थे, सन्यासी ले लिए थे। एक्चुअली होता क्या था कि देखिए क्या होता था, जैसे ये लोग कॉन्टैक्ट में आते थे ब्रिटिशर्स के, तो इन लोगों के लिए क्या था, जैसे कि हम लोग के संप्रदाय, हम लोग के धर्म के हिसाब से समुद्र पार करना जो है एक सही नहीं माना जाता था उस समय में। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इन्हें जो है इसी तरह के काम को दिया करते थे कि आप समुद्र पार करके जाइए, ब्रिटेन जाइए, इंग्लैंड जाइए, फलाना काम कीजिए, चिलाना काम कीजिए। तो ये एक धर्म की बात जहाँ आ जाती है वहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को मतलब कोऑर्डिनेट कर पाना, सर्वाइव करना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता इनकी मृत्यु हो गई थी 1950 में। उसका दूसरा पॉइंट देखेंगे कि नरम दल का नेतृत्व कमजोर हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों आदमी जो सबसे इंपॉर्टेंट थे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब कहता है राजनीतिक क्रियाकलाप की शून्यता की स्थिति आ गई थी। मतलब नरम दल में अगर हम देखें तो क्या हो गया था, पूरी तरह से जो है ये शून्यता की स्थिति आ गई थी, मतलब कोई अच्छा कोऑर्डिनेटर था ही नहीं इनके पास। उसके बाद क्या हुआ कि इस नरम दल में कौन आती हैं, एनी बेसेंट आती हैं, श्रीमती एनी बेसेंट आती हैं। उसके बाद एनी बेसेंट के प्रयास से क्या होता है, कांग्रेस में गरम दल के नेताओं की वापसी सुनिश्चित होती है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से एनी बेसेंट जो है और बाल गंगाधर तिलक जो हैं इसके लिए और लाला लाजपत राय लोग जो हैं किस तरह से इसको कोऑर्डिनेट करते हैं गरम दल नरम दल के लिए। वहीं तो ये आप नरम दल की स्थिति को आप समझ गए कि गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, इनकी मृत्यु हो गई, तो पूरी तरह से राजनीतिक क्रियाकलाप में शून्यता हो गई। शून्यता का अर्थ है यहाँ पे कि किसी भी तरह का कोई एक्शन जो है लेने वाला कोई रह नहीं गया था नरम दल में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एनी बेसेंट जो है फिर से प्रयास की कि क्यों ना हम क्या की कि कांग्रेस में गरम दल के नेताओं की वापसी कर दें। क्या कर दें, वापसी कर दें कांग्रेस में। मतलब नरम दल वाले तो जनरली वही थे ना जो कांग्रेस थे, वो चाह रहे थे कि पॉलिसीज बनाकर या फिर हम गवर्नमेंट के मदद से ही अपनी स्वतंत्रता या स्वायत्ता को अचीव कर पाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। गरम दल वाले लोग कहते थे कि नहीं क्रांति करो, तो ये गरम दल वाले को वापस से जो है नरम दल यानी कि कांग्रेस का हिस्सा बनाने के लिए कौन उठ के आई, तो एनी बेसेंट आई। वहीं दूसरी ओर अगर हम गरम दल की बात करें तो 1908 की बात करें तो बिपिन चंद्र पाल ने क्या किया, संन्यास ले लिया था। उसके बाद अरविंद घोष जो है ये अलीपुर षड्यंत्र केस में बरी होने के बाद पौंडीचेरी चले गए। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये अरविंद घोष नाम के जो व्यक्ति थे इन्हें अलीगढ़ षड्यंत्र में क्या किया था, इन्हें केस कर दिया गया था। अब केस से बरी होने के बाद कहाँ चले गए, पौंडीचेरी चले गए। तो अब धीरे धीरे यहाँ भी देखेंगे कि एक शून्यता आने लगी। उसके बाद क्या हुआ, लाला लाजपत राय भी अस्थायी रूप से कहाँ शिफ्ट हो गए, तो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। जो ये गरम दल के मतलब नेतृत्व में इनका भी सबसे बड़ा रोल था, तो ये भी कहाँ शिफ्ट हो गए, अमेरिका में शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक जो है गिरफ्तार हो गए। कितने देर के लिए, तो 6 वर्ष के लिए हो गए। और ये जो है
इन्हें मांडले जेल में जो है सजा मिली थी। उसके बाद 1914 में तिलक जेल से बाहर आए। अब बाल गंगाधर तिलक भी क्या हो गया कि नरम दल के साथ कर्म करना चाहते थे, क्योंकि अब इन दोनों जो दल के नेताएं थे, इन दोनों को ये बात जो है ना बहुत ही स्पष्ट से पता चल रहा था कि अगर हमारा कम्युनिटी, हमारे देश में जब तक इस तरह से विभाजन रहेगा तब तक ब्रिटिश को क्रिटिसाइज करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या हुआ कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे ये दोनों मिलकर निभाना चाहते थे। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा पावर बनाना चाहते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके और इनकी स्वायत्ता जो है, इनकी गवर्नमेंट और स्वतंत्रता जो है को बनाए, मतलब जल्दी मिल पाए। तो क्या होता है कि देखिए अब नरम दल, गरम दल जो है एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से, एनी बेसेंट और तिलक जो है दोनों के प्रयास से क्या होता है कि एक जो है यहाँ पे क्या होता है मध्यता होती है, किसमें, गरम दल और नरम दल में। यानी कि ये नरम दल बोलेंगे तो कांग्रेस वाली कम्युनिटी होगी और गरम दल बोले तो बाल गंगाधर, जिसे लाल पाल बाल भी कहते हैं, है ना। इनमें तीन सबसे प्रमुख आदमी लाल, पाल और बाल, ये तीनों क्या थे, गरम के नेता थे, गरम दल के नेता थे, ठीक है। इनके बीच में मध्यस्थता होती है लखनऊ में, कब, 1960 में, दैट इज कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। ये जो मध्यस्थता होती है ना, बस यही चीज़ है 1916 में होती है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखिए इसमें कुछ बातें ऐसी होती है ना जो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये जो है बीए पार्ट 3 के जो पेपर 8 में ना है आपको उसमें देखने मिलेगा, पेपर 8 में, और आई गेस ना जीएस के पेपर में जो लास्ट वाला पेपर होता है उसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए ना कभी कभी दे देता है कि शॉर्ट नोट लिखिए इसके बारे में। और आपको अगर इसके बारे में जानकारी रहेगा ना तो पेपर 8 में भी कई दफ़ा जो है लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है मिला जुला कर। तो 8 जो एग्जाम होता है 8 पार्ट, उसमें आप इसके एग्जाम्पल को ना बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कोशिश करेंगे ना कि मध्यकालीन भारत के उन तमाम टॉपिकों को कवर कर दें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो ऑनर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। और अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन और स्टेट पीसीएस वगैरह भी देखना चाहते हैं तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि उन सारे टॉपिक को, उन सारे बेसिक पॉइंट्स को कवर करें हम। इसीलिए मेरा कोशिश होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना हेडिंग को लिखें, ताकि हेडिंग आपको अगर दिमाग में रहेगा ना तो बाकी चीज़ें आप तो मेरी बताए हुए कहानी के हिसाब से लिख ही सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब कांग्रेस और मुस्लिम के मध्य जो समझौता के कारण थे, हम उसको देख लेते हैं कि क्या क्या समझौता के एक्चुअली कारण रहे थे, ठीक है। देखिए कहता है 1909 की अगर हम बात करें, 1909 में क्या हुआ था कि कांग्रेस असंतुष्ट थे लेकिन अब समझौता करने के लिए तैयार थे। मतलब कुछ जो मध्यस्थता थी, कांग्रेस में पूरी तरह से असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे ये आप सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि इनकी बातों को जो है इन्हें एक तरह से बेवकूफ़ बनाया गया था, वो भी सामने से। एक तो पहली बार ब्रिटेन ने इन्हें वादा कर दिया और जब ये अपने डिमांड को, अपने वादा को पूरा करने के लिए उनसे बोले तो इन्होंने कहा कि कौन है आप, कैसी आज़ादी, किसकी बात कर रहे हैं आप। मतलब इस तरह का बिहेवियर इनके साथ हुआ। उसके बाद 1909 में, उसके बाद 1911 की बात करें तो 1911 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, मुस्लिम लीग यहाँ पे असंतुष्ट हो गए। मतलब ये सब मुख्य रीजन था कि देखिए हर बात पे क्या हो रहा है ना कि एक तरफ ये अलग हो जा रहा है, दूसरी तरफ ये अलग हो जा रहा है। उसके बाद 1912 की घटना देखें तो 1912 में मुस्लिम लीग ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने की मांग की, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने अस्वीकृत कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे बंगाल का जो मतलब विभाजन था इसको रद्द कर दिया तो मुस्लिम लीग यहाँ असंतुष्ट हो गया, यहाँ पे कांग्रेस असंतुष्ट हो गया। किसकी वजह से, मार्लो मिंटो सुधार जो आया उसकी वजह से। 1912 में मुस्लिम लीग फिर से अलीगढ़ को विश्वविद्यालय, मतलब अलीगढ़ विद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग किया तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया, इसको फिर से अस्वीकृत कर दिया। मतलब इनके मन में असंतुष्टि बढ़ती जा रही थी क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अगर हम सब मिल के एक डिमांड को रखेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जरूर सुनेगी, लेकिन हमारा जो टुकड़ा बट गया है, हमारा जो छोटा सा विभाजन हो गया, इसके वजह से हमारे तमाम जो मतलब मांगे हैं या तमाम जो बातें हम उनके सामने रखते हैं वो बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं। फिर 1913 में देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग में शामिल हुए। अब क्या हुआ कि 1913 में क्या हो गया कि यहाँ पे से मेनली गेम चालू होता है कि 1930 में क्या होता है कि मोहम्मद जो अली हैं, अली जिन्ना जो हैं, ये क्या करते हैं कि मुस्लिम लीग में शामिल हुए और इनके प्रयास से मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया। अब क्या हुआ, इनके प्रयास से मुस्लिम लीग, अली जिन्ना जो है ना ये बहुत ही स्ट्रांग बिलीव रखते थे कि इसमें, ये बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत ही सही पर्सन थे, लेकिन पता नहीं लास्ट में इनके मन में ऐसा विष घोला गया, इनके मन में एक ऐसी विचार डाल दी गई जिसकी वजह से ये लास्ट में आकर एक ही जिद पर अड़ गए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बाकी सब पीछे छूट गया और इनका एक ही मोटिवेशन रह गया कि नहीं, पाकिस्तान हमें अलग चाहिए। इनके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि अगर
क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाएगी, जैसे ही ये स्वतंत्र होगा तो मुस्लिम कम्युनिटी खतरे में आ जाएगी। इन्हें ऐसा मोटिवेशन लगा, इन्हें ऐसी बात लगी, इसीलिए इन्हें ना कायदे आजम भी कहा जाता है कि नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन दोनों के प्रयास से क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया। किसके प्रयास से? मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से। और अंग्रेज सत्ता में स्वशासन की मांग इन्होंने भी की और इसके लिए अन्य संगठनों का साथ देने का निर्णय लिया। यहीं पे मेन मुद्दा शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है स्वशासन की बात करें तो स्वशासन की डिमांड जो है कांग्रेस पहले से कर रही थी, और इसी बात पे क्या हुआ था, इसी बात पे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इंडिया के जो सेना थे, इंडियन के जो पीपल थे, जैसे कांग्रेस थे, वो तभी सपोर्ट करने की बात कहा था। महात्मा गांधी तभी अपने युवाओं को घर घर जाकर ये संदेश देने लगे कि हमें क्या करना है, तो हमें ब्रिटिश का सपोर्ट करना है। क्यों सपोर्ट करना है? इसीलिए सपोर्ट करना है ताकि हमें क्या मिले, हमें स्वशासन मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, ब्रिटिश से छुटकारा मिले। इसीलिए महात्मा गांधी को जो है ये आपको ना ये कई सारी ये केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, और केसरे हिंद की उपाधि के साथ उन्हें सार्जन, सेना में भर्ती कराने वाला सार्जन भी कहा गया था। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा इन्हें इंडिपेंडेंट हो, वो बहुत ही कोशिश करते थे। लेकिन ये स्वशासन की मांग जो है ये दोनों तरफ से होने लगी, मुस्लिम लीग की तरफ से भी होने लगी और हिंदू लीग के लिए तरफ से भी होने लगी। तो अब मुस्लिम लीग में जो मोहम्मद जिन्ना थे, उन्हें ये बात समझ में आने लगी कि अगर हम दोनों का डिमांड एक है तो हम दोनों को एक साथ प्रदर्शन करना चाहिए, एक साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। वहीं 1915 की बात करें तो 1915 से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अधिवेशन साथ साथ होने लगे। अब 1915 में क्या देखने को हमें मिल गया कि कांग्रेस जो है वो और मुस्लिम लीग जो है ये इन दोनों में जो है एक संधि, एकता होते दिखा। इन दोनों ने अपने अधिवेशन को एक साथ करना शुरू कर दिया। 1915 में बॉम्बे में साथ में हुआ। अब देखिए 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम का अधिवेशन हुआ, जैसे कि 1915 में बॉम्बे अधिवेशन एक सही एग्जाम्पल है। आगे देखिए क्या कहता है, 1916 में दोनों का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और लखनऊ पैक्ट हुआ। वही देखिए 1915 वगैरह में देख रहे हैं। फिर इसके बाद 1916 में जैसे ही इन दोनों के राजी हुए तो 1916 में जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ, दैट इज कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। और किनके प्रयास से हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से हुआ और बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से जो है, ये दोनों के प्रयास से क्या मिला हमें, इन दोनों में एकता देखने को मिला। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं सरोजिनी नायडू का क्या कहना है। तो सरोजिनी नायडू का कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत, मतलब इन दोनों जो व्यक्ति थे, कौन? अली जिन्ना और कौन? बाल गंगाधर तिलक को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो हैं इनके एकता का अग्रदूत, मतलब इन्हें एक करने के लिए सबसे आगे चलने वाला दूत अगर कोई है तो कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक है। चलिए हम देखते हैं लखनऊ का जो पैक्ट हुआ इसमें किन किन बातों को रखा गया, क्या क्या एक्सेप्ट किया गया, क्या क्या डिमांड किए गए, आखिर हुआ क्या इस पैक्ट में, हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? कहता है कि कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति दी गई। अब जैसे कि ये जो मुस्लिम लीग थे, इन्होंने किसका डिमांड कर दिया? तो पृथक, इन्हें अलग से निर्वाचन मंडल चाहिए था। तो अब जैसे कि दोनों को सहमति तो करनी ही थी भाई, क्योंकि अगर अपने स्वायत्ता चाहिए, अपना स्वशासन चाहिए, अपना अधिकार चाहिए, तो इसके लिए आपस में एक दूसरे की बातों में अगर हामी नहीं होगी, अगर आपस में हमारा देश ही कई टुकड़ों में बटा रहेगा तो बहुत ही मुश्किल है कि हम किसी बड़े पावर से लड़ पाएं। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि चलो जो भी मांगे होंगी हम उसको क्या करेंगे, आपस में मिल बैठकर जो है एडजस्ट करेंगे और मान लेंगे। तो कांग्रेस द्वारा सबसे पहले क्या किया गया कि पृथक निर्वाचन मंडल को क्या कर ली गई? स्वीकृति दे दी गई। उसके बाद जो किसका डिमांड था? तो ये मुस्लिम लीग का डिमांड था। उसके बाद कहता है अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में प्रतिनिधित्व देने का स्वीकार किया। उसके बाद दूसरा क्या गया, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अल्पसंख्यक है। हालांकि अल्पसंख्यक बहुत सारे हैं, जैन धर्म के हो गए, बौद्ध धर्म के हो गए, पारसी वगैरह हो गए, क्रिश्चियन वगैरह हो गए, ये सब के सब हमारे यहाँ क्या थे? अल्पसंख्यक थे। लेकिन मुस्लिम लीग के लिए इन्होंने इसको भी भर लिया, कहा दिया, मान लिया कि चलिए ठीक है, अल्पसंख्यक को उनकी जनसंख्या जो भी होगी उससे अधिक अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व देने का स्वीकार किया। ठीक है, ये बात को भी बहुत ही आसानी से कांग्रेस ने जो है मान लिया। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आ गए जो हमारे भारत में विभाजन का सबसे मुख्य रीजन बने। भारत पाकिस्तान अलग होने का जो है आगे कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जिससे जो है ये होने लग गया कि मतलब अलग जो है देश की मांग होने लग गई और विभाजन यानी कि फूट पड़ा। उसका देखिए क्या कहता है कि केंद्रीय परिषद में 1/3 सीट मुस्लिम के लिए आरक्षित किया जाए। इस पे भी जो है ये जो पॉइंट होता है ये बहुत ही मतलब अजीब सा बात है कि 1/3 सीट जो है किसके लिए? मुस्लिम के लिए आरक्षित किया जाए। इस पे भी सहमति जताया गया। उसके बाद क्या कहता है कि सांप्रदायिकता निषेधाधिकार, यदि किसी विधेयक पर अल्पसंख्यक
मुस्लिम को आपत्ति होगी तो उसे पारित नहीं किया जाएगा। अब ये सब ऐसे कानून थे, ऐसी मांगे थी जिसको पूरा करने पे बहुत ही आने वाले समय बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता। आप आज की कल्पना कीजिए, आज अगर ऐसा हो कि अगर देश के भलाई के लिए कोई कानून बने, जैसे 3 तलाक वगैरह बना, तो मुस्लिम संप्रदाय के महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल करी गई। या अगर जैसे देखिए, अगर हम कोई कानून बना रहे हैं और उस कानून से उस लोग खुश हैं, हम जिनके लिए बना रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैं आप पे एक रूल लगाता हूं, मैंने अगर ऐसा होता है, अगर सपोज करिए कि मैं आपसे कोई ऐसी नियम की डिमांड करता हूं जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए सुखद हो, तो वो फिर नियम नहीं ना हुआ, उसमें आप तो आज़ादी फील करेंगे ना। तो 3 तलाक में कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, आप मेरे इस तरह के मतलब लॉ नहीं बना सकते हैं, ऐसा है। अब आप सोचिए कि अल्पसंख्यक को अगर इस तरह का छूट दिया गया होता तो क्या होता, 3 तलाक कभी वहाँ से पास ही नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर के लोग क्या करते हैं, आपत्ति जता देते और आपत्ति जताने से पारित नहीं होता। और मुस्लिम जो महिला कम्युनिटी, मुस्लिम में जो महिलाएं हैं, उनको जो है ये जो है कई सारे मतलब 3 तलाक के वजह से जो परेशानियां हैं उनको कई दिनों तक, कई सालों तक झेलना पड़ जाता। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, जितना मॉडर्न सोच होगा, उतना डेवलप्ड होगा, उतना सोसाइटी के लिए अच्छा होगा। तो ये सब बातें हर संप्रदाय में होनी चाहिए। इनफैक्ट इस तरह का हार्ड रूल नहीं होना चाहिए, हार्ड पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका देखिए कहता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में 40% प्रतिनिधि रहेगा। अब क्या कहता है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसमें कितना 40% प्रतिनिधि, और बम्बई और संयुक्त प्रांत में कितनी 60% प्रतिनिधित्व रहेगा। ये बहुत ही अजीब सा बात हो गया भाई। इस तरह के डिमांड जो है ये देश में फूट डालने के काम करने लग गए, और यही डिमांड जो है मोहम्मद जिन्ना को क्या कर दिया, एक अलग रास्ता दे दिया, एक अलग ही क्या किया, सोच दे दिया। अब वो यहाँ से क्या करने लगे कि जैसे ही इन सब डिमांडों पे कांग्रेस का विवाद शुरू हुआ, तो मोहम्मद जिन्ना ने क्या किया, अलग देश जो है का निर्माण की बात रखने लग गए। तो कहता है भारतीय परिषद जो ब्रिटेन में हुआ, जो भारतीय परिषद जो ब्रिटेन में हुआ करती थी, उसे समाप्त कर दिया गया। मतलब ये एक अच्छा पहल था कि भाई इस तरह के डिमांड थोड़े अच्छे थे। उसके बाद कहता है परिषद कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाना चाहिए। ये भी डिमांड सही थे कि चलो भाई कि जो परिषद का कार्यकाल है उसको 5 वर्ष मतलब कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करने का प्रस्ताव, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रस्ताव जो है उस बीच जो है रखा गया था। ये भी सही थी एक तरह से देखा जाए। उसके बाद कहता है कि भारत मामले के सचिव का वेतन जो है ब्रिटिश खजाने से दिया जाए। देखिए, ब्रिटिशर्स तो मतलब सुनते वो किसी के नहीं थे, करते वो अपने ही मन के थे, चाहे हम उनके लाख पिटीशन दे दें, लाख कुछ कर लें, लेकिन वो हमारी बातों को कभी जो है सीरियस नहीं लिए। तो ये क्या कह रहा था कि जो भारत में सचिव हैं भाई, काम तो वो ब्रिटिश के लिए कर रहे हैं, तो उसे एब्सोल्युटली वेतन कहाँ से देनी चाहिए, ब्रिटिश खजाने से देनी चाहिए। ये बात रखी। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट क्या आता है कि इंपीरियल विधान परिषद में 1/2 सदस्य जो हैं वो भारतीय रखे जाएं, और जितने भी सदस्य निर्वाचित हों उन्हें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे वो बोलते हैं ना कि अपने मन से अपॉइंट कर दे रहे थे वो लोग, मतलब इस तरह का जो बात है वहाँ हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। इस तरह के डिमांड थे। इसमें से कुछ डिमांड ऐसे थे जो भारत को टुकड़ों में बांटने के लिए विवश कर देता है। उसके बाद देखते हैं लखनऊ पैक्ट का प्रभाव क्या बड़ा। तो इसमें क्या हुआ कि देश में दूसरी बार ऐसा हुआ, मतलब कि हिंदू मुस्लिम में एकता देखा गया, मतलब पुनः स्थापित हो गई। हिंदू मुस्लिम में पुनः जो है एकता स्थापित हो गई। क्यों? क्योंकि उन सारे डिमांडों को कांग्रेस ने क्या किया, एक्सेप्ट करने की बात कही। दोनों साथ अधिवेशन करने लगे। अब दोनों जो है स्वशासन की मांग करने लगे। तो सारी बातें जब कॉमन हो जाती है तो क्या होता है, हिंदू मुस्लिम में एकता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद कहता है सरकार की जो बांटो नीति थी, बांटो नीति मतलब क्या होता है, जो हमारे ब्रिटिश जो थी वो ब्रिटिश क्या कर रही थी कि बांट रही थी। मतलब वो हमेशा क्या चाहती थी कि हिंदू कम्युनिटी अलग रहे और मुस्लिम कम्युनिटी अलग रहे, ताकि जैसे देखिए ना आज भी हम लोग हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, हिंदू भारत पाकिस्तान लड़ते हैं, ये किसका किया गया? ये अगर किसी का किया गया तो ब्रिटिश का ही किया गया। क्यों? क्योंकि पहले तो हम सब लोग एक थे। इनफैक्ट पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, इनफैक्ट भूटान सब तो एक ही था। ऐसा तो नहीं था कि पहले नहीं था, सब हम लोग एक ही साथ रहते थे, वही हिंदू थे, वही मुस्लिम थे, हम सब एक साथ रहते थे, हमें कहाँ कभी कोई दिक्कत आई। लेकिन सरकार जो ये बांटती थी, बांटो और राज्य करो वाली जो नीति थी, इस पे सबसे बड़ा जो है चोट लगा। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा, जब ये देखे कि सबकी दोनों जो है एकता हो रहे हैं, पुनः एकता जो है स्थापित हो रही है, दोनों मुस्लिम और हिंदू एक साथ जो है अब आंदोलन कर रहे हैं, एक जैसा डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या था, सरकार को बांटो, सरकार की जो बांटो
नाटो नीति थी, उसमें बहुत बड़ा चोट था। वहीं कहता है कि लेकिन दूरगामी रूप से यह पैक्ट जो है प्रभावित नहीं हुआ। दूरगामी मतलब अगर हम भविष्य की देखें तो ये जो पैक्ट है ना वो बिल्कुल जो है प्रभावित नहीं हो पाई। ये इसके पीछे जो मंशा थी हमारी कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग की, वो मंशा जो है पूर्ण नहीं हो पाई, ये पैक्ट प्रभावशाली नहीं रह पाया। उसके बाद कहता है सांप्रदायिक शक्तियों को नियंत्रित करने में असफल हो गए, कि जो सांप्रदायिक शक्तियां थी, जैसे वो हमारे जो कांग्रेस वाले थे, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग, ये लोग चाहते थे कि सारे संप्रदाय जो भी हैं हमारे भारत में, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, तो हम हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, बहुत ही मतलब परेशानी की बात हो जाएगी कि हम ब्रिटिशर्स जो है हम पर जो है किसी भी अधिकार को मना कर दे या दिक्कत कर दे। क्योंकि ब्रिटिश तो ये चाहता ही था, इनफैक्ट चाहता क्या था, उसने किया भी कि क्या कर रहा था, वो कम्युनिटी को लड़ाता था। जैसे बंगाल विभाजन में उसका मेन मुद्दा क्या था, बंगाल विभाजन की बात करें तो मेन मुद्दा क्या था, वो जैसे ही देखा कि अब जो है वहाँ पे बंगाल में जो है इसकी उसका प्रशासन जब हल्का पड़ने लग गया तो उन्होंने क्या किया, बांट दिया। बांटने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे क्या कर दिया कि हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ कर दिया और दूसरी तरफ मुस्लिम जो है इसको हिंदू के खिलाफ कर दिया। इसके वजह से कई सारे जो हैं, आगे आपको बताएंगे टॉपिक में, कि हजारों लोग मारे जाने लगे और एक भयंकर सा दंगा हो गया स्वतंत्रता के समय 1947 के अराउंड। मतलब यहाँ से जो है ना क्रूरता बढ़ता चला गया। ये जो विभाजन कर रहे थे हर के मन में जो है एक फूट बनता गया और जिस तरह से ये मतलब आगे जाकर ये फूटा, ये काफ़ी मतलब हानिकारक रहा देश के लिए। ठीक है, उसके 1970 में देखिए, जैसे कुछ दंगे देखिए, 1970 कानपुर में दंगे हो गए, 1970 में गोवध के मामले में बिहार में दंगे हुए, 1917 में वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कही। मतलब यहाँ से क्या होना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक दिख रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र अलग, मतलब मुस्लिम राष्ट्र अलग, इस तरह का आपको भावना जो है लोगों में उत्पन्न होने लगा। यहाँ पे एकता स्थापित करने में कोशिश में लगे हुए थे और दूसरी ओर जो है फूट पड़ता चला जा रहा था, दंगे हो रहे थे हिंदू मुसलमान के बीच में। इसके बाद पूर्ण रूप से हिंदू मुसलमान एकता नहीं हो पाए और एट लास्ट क्या हुआ कि पूर्ण रूप मतलब पूरी तरह से जो है हिंदू मुसलमान को एक करने का जो प्रयास था वो आखिरी में क्या होता है, विफल हो जाता है, एकता नहीं हो पाती है और इसके प्रावधान आगे चलकर देश को बंटवारा में ले जाती है। अब ये दंगे और ये डिमांड क्या करती है, देश को बिल्कुल तोड़ देती है, एक पाकिस्तान बना देती है और दूसरा हमारा देश भारत बना देती है। मतलब ये डिमांड जो है, डिमांड ही कुछ ऐसे थे और दंगे ही कुछ ऐसे थे जो दोनों ये संप्रदाय को एक नहीं कर पाई और ये पूरी तरह से क्या हुआ, ये जो पैक्ट था वो असफल रहा। ठीक है, तो जबकि हमारे जो नेता हैं उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि क्यों ना हम देश को क्या करें, एक करें और विभाजन होने से भी रोक लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो संप्रदाय जो है पूरी तरह से विफल हो गया। ये लखनऊ पैक्ट जो है वो सही साबित नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने जो कदम उठाए थे वो बहुत ही सही थे, उन्होंने अपने कोशिश से हर चीज़ जो है करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन जो है कभी कभी ऐसा होता है। आज हम अनुमान बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उस समय जब इनकी आइडिया नहीं थी तब ये लगा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपसे मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे के टॉपिक को जो है नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक को लेकर आपके पास आएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है मन में, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और BA थर्ड पार्ट के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आपके सपोर्ट से ही मनोबल मिलता है और आगे बढ़ने की जो है सीख भी मिलती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।